अगर ऐसा हो कि आप ही का बेटा आपके सामने पोजेस्ड हो के आप पर ही अटैक कर दे तो आप क्या करेंगे। ये कहानी है कुदरत मूवी की, जिसमें कुदरत नामी शख्स का बेटा पोजेस्ड हो जाता है और इस हद तक पोजेस्ड होता है कि उसके काबू में ही नहीं आता। कुदरत में ये स्पिरिचुअल पावर होती है कि वो अपने बेटे का इलाज कर सकता है, लेकिन उसके बेटे पर पोजेशन या काला जादू इतना हद तक होता है कि वो इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा होता। वो उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारता। इसी दौरान उसका बेटा उसी पर बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ों से अटैक करता है। घर के सारे फर्नीचर चीज़ें उस पर गिरने लग जाती हैं। वो अपने बेटे पे पढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा अपनी ब्लैक पावर से उसे दूर फेंक देता है। उसके गिरने के बाद बेटे बहुत ज़ोर से चीखें मारता है और फिर एकदम वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। नॉर्मल हालत में आते ही वो अपनी गर्दन मोड़ लेता है और हमेशा के लिए मर जाता है। यह है कुदरत। कुदरत अपने बेटे को जब इस तरह मुड़ी हुई गर्दन से मरा हुआ देखता है तो टूट जाता है। वो बहुत रोता है, बहुत अकेलापन महसूस करता है। उसकी बीवी पहले ही मर चुकी होती है। आखिरकार इस जुर्म में कि उसने अपने बेटे को मारा है, कुदरत को जेल हो जाती है, जबकि वो सबको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता कि ये सब काला जादू था। जेल में भी लेटे हुए वो अपनी बीवी और अपने बेटे की तस्वीर को देखता रहता है और रोता रहता है कि पहले इस काले जादू ने, इस जिन ने मेरी बीवी को ले लिया और अब मेरे बेटे को भी ले कोई लिया है। और एकदम जेल में कुदरत के अचानक गले में दरवाज़ा लोहे खुलता की है। चेन डालता हुआ घसीटता हुआ उसे वहाँ से ले जाता है। उसका वो दोस्त जो उधर बूढ़ा बैठा होता है वो चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। वो कुदरत को खींचता हुआ इतनी दूर ले जाता है और एक दूसरे कमरे में ले जाकर सूली पर टांग देता है, और वो इतना कस के और इतनी ज़ोर से उसका गला खींचता है कि उसके बचने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं। आखिरकार नज़र आता है कि वो भी एक पोजेस्ड आदमी ही है। कुदरत बिल्कुल मरने वाला होता है। उसके हाथ से उसकी बीवी और बेटे की फ़ोटो गिर जाती है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो आदमी जो कि पोजेस्ड हुआ होता है वो जेलर ही होता है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि उसके साथ क्या होता है। आखिरकार उसका फ्रेंड अपने बाकी जेलर्स को बुला के लाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। कुदरत नीचे गिर जाता है और ऐसे ही दिखाई देता है जैसे कि वो मर गया है। एकदम वो उठता है और उसे ख्वाब सा लगता है कि वो एक रेगिस्तान में है और रेगिस्तान में बहुत तेज़ हवा चल रही है और वो अकेला एहराम बांधे, जो कि एक होली प्रेयर या होली हमारी प्रेयर का हिस्सा है, वो बांधे हुए वो वहाँ पे जा रहा है। लेकिन उसे समझ नहीं आता ये क्या है। अचानक उसके सामने से सारी धूल हटने लग जाती है। वो बैठता है, वो प्रे करता है और अपने मालिक को याद करता है और एकदम वो उठता है तो वो कब्रिस्तान से बाहर आ जाता है। जेल में ये सब होने के बाद जेलर ये कहता है कि इसको यहाँ से रिहा कर दिया जाए ताकि बाकी जेल कैदी महफूज रहें। वो अपने गांव में आता है, अपने घर को देखता है, दुखी होता है कि ना उसकी बीवी रही ना उसका बच्चा रहा। यहाँ पे सीन मूव होता है एक लड़की पर, जिसमें वो दिखाया जाता है कि उसकी लड़की भी पोजेस्ड है। इस लड़की की बेटी पोजेस्ड है और वो भी घर में प्रे करवा रही होती है। एकदम वो चीखने लग जाती है। उसकी बेटी की चीखें सुन के सब उधर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो पोजेस्ड हुई हुई है और अजीब सी हरकतें कर रही है। उस पोजेस्ड लड़की को इन्होंने लकड़ी से बांध कर रखा होता है ताकि वो किसी पर अटैक ना कर सके, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचा सके। लेकिन जैसे वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, वो उसी लकड़ी पर अपना सर मार कर अपना चेहरा तबाह कर लेती है और उस खून वाली हालत में वो बिल्कुल ही ज़िंदा नहीं रहती और मर जाती है। उसकी माँ रोती बिलखती रह जाती है और वो अपना सर दोबारा से मारकर बिल्कुल ही सांसें ख़त्म कर देती है। यहाँ पर भी एक पोजेस्ड होता हुआ लड़का दिखाई दिया गया जिसका इलाज कर रहा है ये लड़का। ये कुदरत का फ्रेंड होता है। इन दोनों ने मिलकर स्पिरिचुअल सारी पावर सीखी होती हैं। जैसे ही कुदरत आता है वो कुदरत से मिलता है और उसे बड़े दिल से गले लगाता है। उसे बताता है कि हमारे टीचर बहुत ज़्यादा बीमार हैं और मैं उनकी बस खिदमत ही करता रहता हूँ, और इसके अलावा मैं गांव वालों की खिदमत करता हूँ। कुदरत आता है, अपने टीचर से मिलता है, अपने टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि वो बेड पर कैसे चले गए। कहानी मूव होती है अब इस मेन कैरेक्टर पर, जिसका बेटा व्हीलचेयर पे होता है। एक एक्सीडेंट की वजह से वो पैदाइशी ऐसा माजूर नहीं होता। वो खाना खाने के बाद कमरे में जाता है और खाली अलमारी में अपने बाप से बातें करने लग जाता है। उस एक्सीडेंट में उसके बाप की मौत हो चुकी होती है और ये बेटा उसका अपाहिज हो जाता है। ये दो बहन भाई होते हैं और ये उनकी वालदा है। बहन उतनी देर में कॉलेज से आ जाती है और वो आके पूछती है कि भाई हमारा कहाँ है। वो बताती है कि तुम्हारा भाई अचानक अलमारी से बाबा को बुलाते हुए बातें कर रहा है। वो एकदम चीखने लग जाता है। वो जाते हैं तो अलमारी के अंदर गिरा होता है और वो उसे उठा लेते हैं। आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वो देखता है कि अलमारी तो यहाँ पर है ही नहीं। वो इतना चीखता चिल्लाता है कि अलमारी कहाँ गई। उसी रात कुदरत बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है और इधर इसकी बहन भी पढ़ाई कर रही होती है। अचानक उसकी माँ आती है और वो कहती है कि क्या तुमने एलिफ को देखा है। वो यहाँ पर नहीं है। वो जाती है जहाँ पर अलमारी होती है, उसने स्टोर में रखी होती है। वो देखती है कि एलिफ वहीं पर है
उसकी माँ उसको पुकारती है लेकिन वो मुड़ के नहीं देखता। अचानक ही एलिफ अपनी चेयर से नीचे गिरता है और अलमारी की तरफ बढ़ने लग जाता है और उधर से एक नुकीला सा चाकू पकड़ के अपनी माँ पर ही अटैक कर देता है। उसकी माँ को समझ नहीं आता कि ये कैसे और क्यों कर रहा है। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उस वक्त एलिफ में इतनी जान आ चुकी होती है कि वो उस पर पूरी तरह से अटैक कर देता है। फिर भी वो खुद को बचाकर लॉक लगाकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी को कहती है कि तुमने दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना। एलिफ अपनी मासूमियत से भरी आवाज़ों से अपनी बहन को पुकारता है और कहता है कि दरवाज़ा खोलो। इतने में उसकी माँ कुदरत को बुला लाती है। अब वो दरवाज़ा खोलती है और वो अंदर आके देखती है कि उसे ये नाइफ़ तो नज़र आ जाती है लेकिन भाई नहीं नज़र आता। भाई उसका अलमारी में होता है और उस अलमारी से उसे एकदम खींच कर अंदर करता है और वो दूसरा तरफ अपने ही घर में नज़र आती है। अपने घर में आते ही उसे ख्वाब सा लगता है कि उसकी तो बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। उसका भाई जो कि एक्सीडेंट में अपाहिज हुआ था बिल्कुल ठीक है और उसके बाप भी ज़िंदा है। वो फ़ौरन अपने बाप से मिलती है, रोती है। उसका बाप कहता है कि आज हम तुम्हारी बर्थडे कर रहे हैं और ये देखो केक, तुमने ही केक कट करना है। जैसे वो हैप्पी बर्थडे गाते हैं और वो केक काटती है तो वो दरअसल इन्फ्लुएंस में आकर अपनी कलाई ही काट रही होती है। वो ख्वाब में भी यही कहती है कि बाबा मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन उसके बाबा कहते हैं, जो कि उसका एक डिल्यूजन होता है, उसमें उसे कहते हैं नहीं नहीं तुम काटो, कुछ भी नहीं होगा। वो आखिरकार काटती है और अपनी कलाइयाँ काटती ही जाती है। उस तेज़दार आले से अपनी कलाइयाँ बार बार काटती है जितनी बार वो केक काटती है, लेकिन वो उस दौरान अपनी माँ को भी बहुत ज़्यादा पुकारती है। इतने में कुदरत को लेकर उसकी माँ घर आ जाती है और वो अपनी माँ को जब पुकारती है तो वो देखती है कि उसकी माँ तो वहाँ है ही नहीं है। उसकी माँ आती है और वो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और अलमारी में दोनों बहन भाई मौजूद है। भाई बेटा उसका बुरी तरह पोजेस्ड है और बेटी उसकी ज़ख्मी है। इसमें वो इतना रोती है लेकिन कुदरत फ़ौरन ही हैंडल करता है सारी सिचुएशन को। कुदरत हौली स्पिरिचुअल तरीके से पढ़ा कर एलिफ का सारा बूथ निकालने की कोशिश करता है। काफ़ी उनकी जंग होती है। एलिफ उस पर अटैक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और वो अपाहिज होने के बावजूद भी सीधा खड़ा हो जाता है और चल के आता है, जिससे वो सब हैरान रह जाते हैं कि ऐसी कौन सी ब्लैक पावर, सुपर पावर इसमें है जो उससे मुकाबला कर रही है। आखिरकार उन दोनों की काफ़ी फ़ाइट होती है। बेटा उसका बहुत ज़्यादा पोजेस्ड होता है लेकिन कुदरत उसे बचा लेता है और उसे रिलैक्स कर देता है। उसके बाद वो बेटी की मरहम पट्टी करते हैं और सारे वहाँ से चले जाते हैं। कुदरत जब वापस घर जा रहा होता है उस पर एक डॉग अटैक करता है और उसको एक खाई में गिरा देते हैं। इधर उसकी माँ वज़ू करने लगती है और एकदम उसे खून ही खून नज़र आता है जो कि उसके हाथों पे और उसके मुंह पे होता है। इसका मतलब कि कर्ज उसके घर से अभी भी नहीं गई थी। कुदरत को होश आती है तो वो वापस एलिफ की तरफ ही आता है। उसे समझ आ जाता है कि इसके घर में अभी भी कोई मामला है। जब वो वहाँ आता है तो उसी का दोस्त एक ट्रक लेकर उस फैमिली को कहीं लेके जा रहा होता है कि ये सब पर कर्ज है और बुरा मैजिक है, मैं इन सबको इससे रिहाई दूँगा। कुदरत भी उसकी हेल्प करता है क्योंकि उसका बेटा अंदर बुरी तरह से पोजेस्ड हो चुका होता है। वो भी यही चाहता है कि इस सबको इस चीज़ से रिहाई मिल जाए। तो वो सारी फैमिली को देखता है कि वो ट्रक में बैठे हुए हैं तो वो उन्हें जाने देता है। अगली सुबह वो देखते हैं कि कुदरत जब नमाज़ पढ़ के बाहर आता है तो वो जिसकी बच्ची ने अपना सर मारकर अपने आप को ज़ख्मी किया था और मर गई थी, उसका शोहर आके कुदरत को मारता है कि तुम्हारे आने से ही कर्ज हमारे गाँव में आई है, जबकि कुदरत को इस बारे में पता भी नहीं होता। जैसे उसका शोहर उसको मार रहा होता है उसकी बीवी वहाँ से जंप कर देती है और ख़ुदकुशी कर लेती है, जिससे उसकी बेटी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वो देखती है कि बच्चों के बगैर माँ बाप का क्या हाल होता है। खैर उधर से उसके बेटे को एलिफ को पोजेशन से आज़ाद करके और बहुत ज़्यादा सुकून देकर वो बाहर ले आते हैं और उसे फिर पता चलता है कुदरत को कि उसका दोस्त इसके बदले में उनसे ज़मीन भी लेता है और पैसे भी लेता है। गांव वालों की बहुत सी ज़मीनें इसी के अंडर आ चुकी हैं सिर्फ इसी इलाज के दौरान। इसी दौरान वो रात को बैठे होते हैं और एकदम लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद बेटा कहता है कि मामा ये क्या हुआ, क्योंकि वो सब कुछ तो नॉर्मल हो गया होता है और उन्हें लगता है कि सब नॉर्मल ही है। आखिरकार उसकी माँ स्टोर में जाती है कि मैं जनरेटर ऑन करती हूँ और वो स्टोर में जाने के बाद देखती है कि उसमें पेट्रोल नहीं है। वो दूसरी तरफ से जाती है कि मैं पेट्रोल को चेक करूं। वो पेट्रोल लेने के लिए दूसरी तरफ जाती है, उसको अलमारी से कुछ ना कुछ आवाज़ आने लग जाती है और बहुत सारी सरगोशियाँ। उसे समझ नहीं आती कि आखिर ये आवाज़ कैसी है। वो अपनी तरफ से बिल्कुल आज़ाद होते हैं और एकदम उसका लैम्प भी बुझ जाता है। वो 2-3 बार जलाती है लेकिन वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। अचानक ही एक डॉग जिसने कुदरत पर अटैक किया था वही इस पर अटैक करता है। इतने में बच्चे दोनों परेशान हो जाते हैं कि मामा अभी तक क्यों नहीं आई है। वो कहती है एलिफ तुम बैठो मैं देख कर आती हूँ। वो देखने जाती है, अंधेरे में आखिरकार उसे खास कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एकदम उसकी माँ की आवाज़ आती है कि मैं इधर ही हूँ, तुम ऐसा करो जाओ और कुदरत को बुलाओ। आखिरकार वो पोजेस्ड ही होती है, वो खुद पोजेस्ड होती है। इधर कुदरत जा रहा होता है तो उसके टीचर उसको हल्की सी आवाज़ देकर बुलाते हैं और बताते हैं कि सब कुछ जो गलत हो रहा है वो तुम्हारा दोस्त कर रहा है।
उस स्टूडेंट को मैंने सब कुछ अच्छे के लिए सिखाया था, लेकिन सब कुछ बुरा ही कर रहा है। कुदरत समझ आता है कि सारी गेम क्या है। इतने में कुदरत जाने से का फ़ैसला ख़राब कर देता है और लड़ाई करता है। और जब कुदरत अपने फ्रेंड की तरफ जाता है और उसको ढूंढता है, तो वो देखता है कि वो एक अंधेरी सी गली अपने घर में बना चुका है और वहाँ पर वो एक शैतान की पूजा कर रहा है या उसकी इबादत कर रहा है। वो देखता है कि वो शैतान को ही अपना सब कुछ मान रहा है, और जब वो ये देखता है तो उसको मना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहता है कि आओ तुम भी इसी को अपना मान लो, ये तुम्हें इतनी पावर देगा, इतनी पावर देगा और साथ पैसा भी देगा। देखो मैं गाँव वाले को पोजेस्ट करता हूँ, उनका इलाज भी खुद ही करता हूँ, उनसे दौलत और पैसा और उनकी ज़मीन ले लेता हूँ। कुदरत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है ये सब कुछ गलत और नाजायज़ और हराम है। इससे उनकी फ़ाइट होती है। इस फाइट के बाद उसकी बेटी रात के वक्त आती है और कुदरत को बुलाने की कोशिश करती है। इतने में उसकी माँ उसी पेट्रोल से स्टोर में आग लगा देती है और एलिफ को पकड़कर दफना देती है। उस एलिफ चीखता रहता है, लेकिन उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और उसको ज़िंदा ही मिट्टी में दबा देती है और उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी डाल देती है। इसके बाद जब उसकी बेटी वापस घर आती है, वो देखती है कि स्टोर रूम से आग की रोशनी नज़र आ रही होती है। वो देखती है कि उसकी माँ एक अजीब तरीके से पोजेस्ड हुई हुई है। कुदरत उसके साथ ही होता है और वो समझ जाता है कि मामला क्या है। उसकी माँ आखिरकार इतनी पोजेस्ड होती है कि वो कुदरत पे अटैक कर देती है। बहन बहुत कोशिश करती है कि भाई का पता लग जाए, लेकिन एकदम उसे खबर नज़र आती है जिससे उसे पता लग जाता है कि मेरे भाई को ये मार चुकी है। उसे नहीं पता होता ये क्या हो रहा है। इस सारी बात में उनकी फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इतना लड़ते हैं और इतना एक फ़ाइट के सीन में वो ये ही दिखाते हैं कि शैतान की पावर या स्पिरिचुअल पावर कौन सी बेहतर होती है। शैतान की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ के है, लेकिन वो हमेशा नेगेटिव वे में यूज़ होती है, और स्पिरिचुअल पावर हमेशा अल्लाह या गॉड की तरफ से आपको मिलती है। इस मूवी में या इंडोनेशियन मूवीज़ में या टर्किश मूवी में ये दिखाया गया है कि अगर कोई स्पिरिचुअल या अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये है कि किसी मज़हब को नहीं डिग्रेड करते, बल्कि वो सिर्फ शैतान को सामने लाते हैं कि सब कुछ शैतान की वजह से हो रहा है और शैतान ही सब करवा रहा है। और वो शख्स जो कि सब कर रहा होता है, वो आखिरकार अल्लाह को छोड़ कर शैतान को अपना हेड मान लेता है और उसके ही अंडर आ जाता है कि ये ही सब मुझे देने वाला है। ये सब कुछ आखिरकार होता क्यों है? होता इसलिए है कि सब कुछ लालच की वजह से होता है। कहा जाता है कि इंसान का पेट सिर्फ कब्र में जाकर ही भरेगा, उससे पहले वो लालची ही रहता है, और जिसकी लालच उसके नफ्स को अबूर कर जाती है, वो फिर शैतान की ही इबादत कर रहा होता है। इस फाइट सीन बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होता है, जिसमें ये लोग हवा में भी उड़ रहे होते हैं, अटैक्स बहुत बुरी तरह हो रहे थे, लेकिन कुदरत बिल्कुल भी अपनी आपको नहीं छोड़ता और उस पे पड़ता ही रहता है, और उसकी पढ़ाई से उसको स्पिरिचुअल एकदम सुकून मिल जाता है, और उसकी माँ एकदम गिर जाती है और कुदरत भी गिरता है। आखिरकार वो देखते हैं कि उनका बेटा कहाँ है। वो उठती हैं, वो दोनों रोती हैं कि बेटे की तो कब्र बनी हुई है। वो फ़ौरन उठ के कुदरत उसको कब्र से निकालता है, और जैसे उसके मुंह से मिट्टी हटाता है तो कुदरत हैरान रह जाता है। उसमें उनका बेटा नहीं बल्कि उसके अपने बेटे की शक्ल होती है, और उसका अपना बेटा ही नज़र आ रहा होता है, जो कि पहले गर्दन मुड़ जाने की वजह से मर जाता है। आखिरकार कुदरत हाथ पकड़कर उसको बाहर निकालता है, उसे खड़ा करता है। वो उससे गले मिलता है। दोनों माँ बेटी पीछे से देख रही होती हैं कि ये तो कोई शैतान सी शक्ल है, लेकिन कुदरत को सिर्फ यही फील हो रहा था कि वो उसका बेटा है। अपने बेटे को देख कर उसे वो मंज़र याद आता है कि जब गर्दन मोड़ने की वजह से वो मर चुका था, लेकिन कुदरत उसे मिलता है, हैरत में आता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। उसका बेटा उसे कहता है कि आप प्लीज़ हमारे साथ चलें, मामा आपका वेट कर रही हैं। वो गले मिलता है और रोता रह जाता है। माँ बेटी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि शैतान उस पर गालिब होता है, और एकदम वो कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी अलग है और मेरी ज़िंदगी अलग है। इससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कुदरत को फिर से पीछे फेंकता है, और धकेलने के बाद वो पोजेस्ड हालत में या अपनी शैतानी हालत में आ जाता है, और ये बुरी तरह चीखता है और चिल्लाता है कि तुम कभी नहीं जीत पाओगे। इस पर कुदरत उस पर भी अपनी स्पिरिचुअल होली पावर से पढ़ना शुरू कर देता है, जिस पढ़ाई के बाद वो उसको भी आज़ाद कर देता है, और वो इस वक्त खुद भी आज़ाद हो जाता है, जो कि वो बेटे और बीवी की यादों में गिरा रहता था। आज वो खुद भी ये कुदरत देख लेता है कि उससे इससे आज़ाद ही होना था, और एक बहाना इन फैमिली ने बनना था। आखिरकार इस सारी बात में एक ब्लैक सी पावर ऊपर जाती है और उनके घर से कर्ज चली जाती है, और उसके बाद वो फैमिली एक साथ हो जाती है। बेटा थोड़ी सी उल्टी करने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। कुदरत अपनी कुदरत को देखता है, यानी अपने खुदा को देखता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसके टीचर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुदरत यहाँ से गाँव से सबसे अलविदा लेकर जा रहा होता है, और इस ट्रीटमेंट के बाद एलिफ को भी तब्दीली आ जाती है और एलिफ बिल्कुल सही हो जाता है।